हाँ जी बच्चा लोग, तो वेलकम बैक टू पीवाईक्यू डिस्कशन। लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू डिस्कशन ऑफ अनदर चैप्टर, इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर हम करेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कोई नॉर्मल पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार लास्ट 10 इयर्स के रेलेवेंट पीवाईक्यू देखते हैं, कुछ भी फालतू चीजें हम नहीं देखते। उसके साथ साथ हम लिस्ट बना लेते हैं एफएटीज की, जिन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, ताकि हमको पता हो कि इस चैप्टर में ऐसा कौन कौन सा कन है जो हमें अच्छे से आना चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस चैप्टर का ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा दो ही टॉपिक आते हैं इस चैप्टर में। पहले बताते हैं बायोडाइवर्सिटी कैसे नुकसान हो रहा है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, उसका कितना नुकसान हो चुका है। और दूसरा हिस्सा आता है जिसमें हमें सिखाते हैं कि इसको कंजर्व कैसे करना है। और मजे की बात यह है कि दोनों से बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर एक्चुअली आपकी इकोलॉजी का, सेकंड नंबर पे तो इकोसिस्टम आता है छोटा सा चैप्टर, पर इसके हर एक एरिया से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। मैं फिर भी आपको कुछ एफएटीज बताने की कोशिश करती हूँ जहां से आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जहां पर ये शुरुआत में आपको बता रहे हैं ना कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है और उसको क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो कितनी में कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे रॉबर्ट मे ने क्या डेटा दिया था, या फिर वो इनिशियली जो पाई चार्ट बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि फंगस ज्यादा है या एंजियोस्पर्म ज्यादा है, वहां से क्वेश्चन आएगा। जब लैटिट्यूड ग्रेडियंट वाला वो हिस्सा चल रहा है, लैटिट्यूडनल पैटर्न वाला हिस्सा चल रहा है कि अच्छा आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, तो वहां पे ना 3 रीजन दिए हुए हैं कि ऐसा क्यों, ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, वाई। तो वहां पर क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। 3 पॉइंट दे रखे हैं कि अच्छा वहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं हो रहे, वहां पे एनवायरमेंट स्टेबल है, वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो पर उनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 3 पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कर्व है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, कर्व अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट में दिया क्वेश्चन आ जाता है। रिविट पॉपर हाइपोथेसिस है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कुछ भी छोड़ नहीं सकते, मैं फिर भी जो ज्यादा पूछे गए हैं वो बता दूं। यहाँ पे साइंटिस्ट जरूरी हैं बेटा, 2-3 साइंटिस्ट हैं, देखो डेविड टिलमैन है, ठीक है, पॉल एलरिच है और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। 3 साइंटिस्ट हैं और तीनों ने क्या क्या बोला था उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैं बात करूंगी कंजर्वेशन की। अच्छा सॉरी, क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको लेकर ना इविल क्वाड्रेट बता रखा है ना, 4 रीजन बता रखे हैं कि क्यों नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, जिसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बच्चों को बताती हूँ। चाओ, ये जो बेला चाओ 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 वाला चाओ है ना, वो याद रखना है। इसमें को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये 4 चीजें। और इसमें सबसे ज्यादा जो कर रहा है बायोडाइवर्सिटी का नुकसान वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने 4 चीजें बता दी आपको पहले वाले हिस्से से जहां से क्वेश्चन आता है। और जो दूसरा हिस्सा है कि कंजर्व करो, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कितने तरीके की कंजर्वेशन इन सीटू है, कितने तरीके की कंजर्वेशन एक्स सीटू है। कोई बहुत डिटेल नहीं पूछ रहा आपसे, पर ये जरूर पूछ रहे हैं कि सेक्रेट ग्रुप है तो इन सीटू में आएगा या एक्स सीटू में, सीड बैंक और क्रायो प्रेजर्वेशन है तो इन सीटू में आएगा या एक्स सीटू में। एक तो वो वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास। दूसरा जो लास्ट पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ अर्थ और वर्ल्ड समिट, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर बेटा ये चैप्टर बहुत छोटा है। और दिक्कत ये, इतने छोटे से चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी इकोलॉजी से आप 7 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हमने 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में देखे थे, हमने सिमिलरली 2 क्वेश्चन इकोसिस्टम में भी देखे थे, या एक क्वेश्चन इकोसिस्टम में भी देखा था। 2024 की बात कर रही हूँ। 2024 के पेपर में इस छोटे से चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे, ये पहले वाले हिस्से से 2 और आखिरी वाले हिस्से से 3। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 2024 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इकोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सीधा इस छोटे से रटने वाले चैप्टर से आए थे। तो क्यों ना हम ये करके चलें। अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ा है, पहली बात तो आपको पढ़ के रखना है, पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवाने वाली हूं। तो मिस्टेक नोटबुक अपने पास रखना, वीडियो एंड तक देखना, और सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उन्होंने कितनी गलती करी और कितना सही स्कोर किया, ठीक है, कितने सही क्वेश्चन किए। ऑल्सो ऑन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, आप नीट 2026 को एस्पायर करते हैं, 27 को एस्पायर करते हैं, तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप यहाँ पर आकर नोएडा में हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हमारे साथ एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वेबसाइट anandmoney.in पे, anandmoney.in। वेरी सिंपल इट इज, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल खोलना है, जो भी आपका ब्राउज सर्च इंजन है उस पर जाना है, anandmoney.in लिखना है। जैसे ही आप उस पर लिखेंगे तो ये पूरी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी, नीट यूजी, एमबीबीएस और बीडीएस। तो आप नीट यूजी के एस्पिरेंट है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है, वेदर वो ड्रॉपर का क्लासरूम प्रोग्राम है, 1 ईयर है, 2 ईयर है,
आप क्लिक कीजिए, आप सारी इंफॉर्मेशन, कौन एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का यहाँ पे मौका मिलता है। मोबाइल फोन्स नहीं है, कैंपस एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री है, टीचर्स 24 घंटे आपके पास रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं और लास्ट तक आपको नहीं छोड़ते, जैसे हम हमारे 2025 वाले एस्पिरेंट्स को नहीं छोड़ रहे। हम कल आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी भी देखी होगी जिसमें 3 ट्रिक्स बायोलॉजी आपका इन कर लेना, 360 में से 360 सिक्योर करने का बहुत बढ़िया तरीका, 3 स्टेप में बायोलॉजी पूरी कवर करने का तरीका आपको बताया गया, और वो हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम करवा रहे हैं। और उसी का जो स्टेप है नंबर 2, दैट इज पीवाईक्यू करना, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस चैप्टर में से कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमेशा से एनसीईआरटी में जितना था उतना ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक इसका बायोडाइवर्सिटी है, फटाफट से करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। एक बार ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो, एक बार ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, देखो जरा 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमेशा से ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी या रिचनेस मिलती है, क्यों? तो आपको कुछ कारण दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से में से वो तीनों कारण आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहले कह रहे हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उनपे ग्लेशियर्स नहीं पिघल रहे, उनपे अचानक से कोई ऐसा सीजनल वेरिएशन नहीं आ रहा जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा टाइम मिलता है स्पीशीज डाइवर्सिटी लाने का। यही पहला पॉइंट था, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ज्यादा सीजनल है, नहीं, ज्यादा सीजनल होते तो डाइवर्सिटी नहीं ला पाते। सोलर एनर्जी ज्यादा है इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ये रीजन बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट होने की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है तो नीश स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। और लास्ट में लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स कांस्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, डी स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। दोनों में ही हमें क्या बात बता रखी है कि कांस्टेंट है तो नीश स्पेशलाइजेशन हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा कि किसका क्या फंक्शनल रोल है। सिमिलरली कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट भी है, और इस सारे रीजन्स की वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो बी को छोड़ दो, बस जिस ऑप्शन में बी है उस ऑप्शन को छोड़ दो। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2024 में आया था, ये भी 2024 में आया था, और ये साइंटिस्ट पे आया था। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में 4 साइंटिस्ट है, चारों पर क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट मे ने, मतलब क्योंकि पहले लग रहा था कि 20 मिलियन स्पीशीज है, सबने एस्टिमेट लगाया। रॉबर्ट मे ने थोड़ा साउंड एस्टिमेट हमको दिया था और बोला था कि जो डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन के अराउंड होगी। तो वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ये डी है एक्चुअली, डी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सी है, ये बी है और ये ए है, ये ए है। अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ए का होना चाहिए 3, जो कि मुझे इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, जो कि मुझे इस ऑप्शन में भी दिख रहा है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, उन्होंने हमें ऐसा कर्व बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि एरिया बढ़ता है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बढ़ती है। तो बी का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो आंसर तो हमारे पास आ चुका है डी। फिर भी हम देख लेते हैं, पोल एलरिच ने क्या दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, और डेविड टेलमैन ने क्या कहा था, आउटडोर प्लॉट्स का यूज कर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम्स पे स्टडी करी थी और बताया था कि लॉन्ग टर्म में वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल रहते हैं, उन पे चेंजिंग एनवायरनमेंट का असर कम होता है जिनमें ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। बहुत सिंपल सी चीजें इन चारों साइंटिस्ट ने बताई थी, आपने चारों रिवाइज कर ली। अब अगर 2025 में आएगा, जिसके आने के चांसेस हैं, तो आप पक्का इस क्वेश्चन को सही करोगे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में आया था। देखो इस टॉपिक से 2 ही क्वेश्चन आए थे, 3 दूसरे वाले टॉपिक से आए थे, 5 आए थे 2024 में। 2023 देखो, ईविल क्वाड्रेट, मैंने कहा ना आपको ईविल क्वाड्रेट रिपीट होता है। तो ईविल क्वाड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है? चाओ है, चाओ को ढूंढो, CHAO, चारों ही लिख दिए। ईविल क्वाड्रेट में 4 रीजन है, इन्होंने चारों लिख दिए, लेकिन पूछा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और ये पहली बार नहीं आ रहा, अभी आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत रिपीट होता है। तो क्या पता आपकी किस्मत में 2025 में भी ये रिपीट होना हो। तो याद रखना सबसे ज्यादा नुकसान होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन, ये चारों क्या है? ये चारों ईविल क्वाड्रेट है। ईविल क्वाड्रेट से क्या होता है? ईविल क्वाड्रेट से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इससे और बर्थ नहीं हो रहा। ए है नेटैलिटी, तो इससे और बर्थ नहीं हो रहा। बी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, नहीं, इससे तो डाइवर्सिटी कम हो रही है। सी है कंपटीशन, की इससे कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन भी नहीं हो रहा। ये किसके 4 कारण है? ये वो 4 कारण है जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी? तो अच्छा ठीक है, पूरे ग्लोब की बात करें ना, पूरे ग्लोब की, सिर्फ इंडिया की नहीं। इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट्स में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ये है पॉइंट नंबर ए।
पॉइंट नंबर बी कह रहे हैं मेडागास्कर, ओके। पॉइंट नंबर सी कह रहे हैं हिमालयस, हिमालयस भी हमारे हॉटस्पॉट है तो वहां पर भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन डी कह रहे हैं अमेजोन फॉरेस्ट, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी लैटिट्यूड ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है ना इस चैप्टर में, उसमें ट्रॉपिकल एरियाज में लिखा हुआ है कि आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाते हो आपको सबसे ज्यादा पूरे ग्लोब की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आपको 1,25,000 तो वहां पे इनवर्टिब्रेट्स मिल रहे हैं, 40,000 के करीब आपको प्लांट्स मिल रहे हैं, और बाकी कितने फिशेस हैं, बर्ड्स हैं ना, आई गेस 3,000 के करीब वहां पर फिशेस हैं, 1,300 के करीब वहां पे बर्ड्स हैं, मैमल्स, एम्फीबियंस, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में हम देख रहे हैं क्वेश्चन, राइट। तो 2023 में हमने एक क्वेश्चन देखा, 2022 में एक देखा, 2020 में हम 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो काफी रिपीटेड टॉपिक हो जाता है हमारे पास। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन। रिपीटेड है या नहीं, रिपीटेड है या नहीं, 2020 और 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, वो मैच तो फॉलोइंग में सॉल्व हो रहा था। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी डाइवर्सिटी है, 7 मिलियन, आंसर हो जाएगा डी। ऐसी ही चीजें याद रखनी है। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है, फिर से सेम चीज, चाव है आपके पास, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रीजन होता है जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, हैबिटेट लॉस। ये बता चुकी हूं मैं आपको, आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया की नेटिव फिशेस में अचानक से हो रहा है डिक्लाइन, है ना, इंडिजिनियस फिशेस में डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि आप यमुना रिवर में क्लेरियस गैरिपिनस ले आए हो, तो आप एक एलियन स्पीशीज लाए हो जिसकी वजह से आपकी इंडिजिनियस स्पीशीज ग्रो नहीं कर पा रही। ये क्या है, ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन कौन सा ऑप्शन है, डी। थोड़ा सा यहाँ अलाइनमेंट का दिक्कत हो गया बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ एनसीईआरटी में। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फिर से साइंटिस्ट पे क्वेश्चन। जो मैंने आपको 4 एफएटीज लिखवाए उससे बाहर अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया, और ये 2017 में आया था। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमें क्या दिया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको बताया है। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, S=CA⁻Z। तो उन्होंने हमको दिया है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और आंसर हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2 2016 में आया है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो एरेनकाइमा लिखा हुआ है कि आपको पंछिया में देखने को मिलेगा, एज पिरामिड आपको बायोम में देखने को मिलेगा, पार्थेनियम इज अ थ्रेट टू हिस्टेरोफोरस की बायोडाइवर्सिटी क्योंकि वो एक एलियन स्पीशीज हो जाएगी, और स्ट्रैटिफिकेशन आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। इसमें ना 3-4 चैप्टर एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो बहुत जनरल नॉलेज वाला है बेटा, ओपनशिया में एरेनकाइमा नहीं मिलेगा, वो एक जीरोफिटिक प्लांट है ना, आपको स्पंजी टिश्यूज में एयर गैप्स मिलती हैं, वो आपका एरेनकाइमा है, ओपनशिया में वो आपको नहीं मिलने वाला, तो ए तो गलत हो गया। बी कह रहे हैं एज पिरामिड आपको बायोम में मिलता है, एज पिरामिड पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताया था मैंने आपको, ये बायोम का एट्रीब्यूट नहीं है। पार्थेनियम अगर आप एलियन स्पीशीज को ला रहे हो तो इंडिजिनस ग्रास पे थ्रेट होने वाला है, ये बिल्कुल, ये हैबिटेट लॉस के बारे में, सॉरी ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में आपको बता रहा है, ये सही है। स्ट्रैटिफिकेशन इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, stratification and species diversity, species enumeration are structural component of ecosystem, ना कि population। तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आपके पास क्या हो जाता है, सी। इसमें से करेक्टली मैच आपके पास क्या हो जाता है, सी। अगला क्वेश्चन देखो, रेड लिस्ट या रेड डेटा जो है उसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन है, नाम से समझो रेड, तो उसमें डेटा लिखा हुआ है उन स्पीशीज का जिन पे खतरा है, वो एंडेंजर्ड है, वो वल्नरेबल है, वो रेयर है, या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या वो थ्रेटेंड है, जिन पे खतरा है उनकी लिस्ट बना रखी है हमने। इंपॉर्टेंट प्लांट्स की लिस्ट नहीं बनाई है, इंटरनेशनल ट्रेड की लिस्ट नहीं बनाई है हमने, जिनको थ्रेट है, जिनको धमकी दी जा चुकी है, तुम कभी भी एक्सटिंक्ट हो चुके हो, हमने उनकी लिस्ट बनाई है। रेड नाम से ही समझो ना बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज किसका होगा एक्सटिंक्शन का, फिर से चाओ, फिर से देखो CHAO चाओ लिखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हैबिटेट लॉस। तीसरी बार आ रहा है ये, तीसरी बार आ रहा है ये, और अभी तो मैं सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के दिखा रही हूँ, और दिखाती तो और ज्यादा रिपीट हो रहा होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने गिनती की 4 चीजें बताई, 4 ही आई हैं बार बार, और 25 में भी वही होगा, वही होगा। अगला देख लो, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन से कैसे क्वेश्चन आए, तो 2024 में ही 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला हमको क्या कह रहा है, आप वो कंजर्वेशन बताइए जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज या जिन पे खतरा है उन्हें आप नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाएं। तो ये इन सीटू तो होगा नहीं, क्योंकि आप उसको बाहर ले आए हैं, और अब आप उसको एक स्पेशल सेटिंग में रख रहे हैं, वहां पे आप उसको स्पेशल केयर दे रहे हैं, तो ये XC2 है, मुझे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये XC2 है, ठीक है। क्या इसमें सेमी कंजर्वेशन मेथड होगा, सेमी कंजर्वेशन क्या XC2 की हेडिंग के अंदर आता है, नहीं, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन होता है,
ये कोई एक्स2 कंजर्वेशन का तरीका ही नहीं है, तो ए तो गलत हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन की बात ही नहीं करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहती है कि आप जब डेवलपमेंट ला रहे हो तो इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। वो एक्स2 कंजर्वेशन की बात ही नहीं करती है। इन सीटू कंजर्वेशन ये है नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ही मुझे बता रही है कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दोनों तरीके की होती है, इन सीटू भी होती है, एक्स सीटू भी होती है, पर मैं एलिमिनेट करूंगी तो मेरे पास एक ही आंसर बचेगा, विच इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बहुत ही ब्लैक टाइप का क्वेश्चन था ये 2024 में जब आया था। सबको लग रहा था कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, पर सिंपल था, एलिमिनेट कर कर निकालना था, और कुछ कर नहीं सकते ना इसके अंदर आप। सेमी कंजर्वेटिव है नहीं, सस्टेनेबल है नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आनंद सर भी हमेशा कहते हैं, अप्रोच कैसा रखना है, एलिमिनेशन मेथड वाला। जो नहीं समझ में आ रहा उनको पहले हटाओ, आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। फिर से आपको मेजर कॉज बताना है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ये भी एक्चुअली इस टॉपिक में नहीं आना चाहिए था, ये उसी टॉपिक में आना चाहिए था जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी का लॉस पढ़ा है। तो देखो एक और बार, तो ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का हो जाता है, ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का हो जाता है बेटा। और यहाँ पर भी आप देख लो, चाओ ढूंढो, CHO, ए तो है नहीं, ठीक है। माइग्रेशन और म्यूटेशन मेजर कोर्स है नहीं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, तो ABD हो जाएगा। ABD ओनली मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, ये बी ऑप्शन है बच्चे, ये ए ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। मैं बाकी हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। पता नहीं पीपीटी में ऐसा क्यों आ गया। तो ऑफकोर्स आपके पास आंसर क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है। ये भी उसी टॉपिक को बिलोंग करता है, ये भी उसी टॉपिक को बिलोंग करता है जहां पर हम बात कर रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट किसने रिलीज करी? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो रेड डेटा लिस्ट है वो क्या बताती है, वो थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बताती है, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ थ्रेटेंड नहीं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, सबके बारे में बताती है। तो ये रेड लिस्ट के अंदर हमको मिलता है, और वो रेड लिस्ट किसने दी है हमें, IUCN ने दी है। फॉर्म आपको पता है फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श है, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले चैप्टर में था जो NCERT से अब हट चुका है। GEAC आप जानते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आती है ना। और जो WWF वो वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर, उसका आपको कुछ नहीं करना, वो पहले PYQ में आया हुआ था तो शायद वो ऑप्शन रिपीट हो गया। तो वर्ल्ड वाइड फंड है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, दिस इज योर A, यहाँ से A हटा देते हैं, यहाँ से B हटा देते हैं, ये हो जाएगा B, यहाँ से C हटा देते हैं, ये हो जाएगा C, यहाँ से D हटा देते हैं, ये हो जाएगा D। तो ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, बायोटेक में पढ़ते हो, जो भी GM ऑर्गेनिज्म बनाए उसको ये अप्रूवल देगी तभी रिलीज होंगे। ये फ्रेंड्स ऑफ आर्काटा मार्श हैं जिन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक तरीका निकाला था, तो ये तो चैप्टर ही हट गया। ये वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर, जहां से फंड अप्रूवल मिल रहा है आपको नेचर कंजर्वेशन में यूज करने के लिए, वो यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। ये जो रेड लिस्ट होती है ये IUCN बना के देता है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हिस्टोरिक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जिसे हम अर्थ समिट कह रहे हैं, वो रियो दी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, सी होगा, ये 2023 का। यही बताया था मैंने आपको, या तो इन सीटू एक्स-सीटू से क्वेश्चन आएगा या अर्थ समिट वर्ल्ड समिट से आएगा। तो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, हो जाएगा सी। और वर्ल्ड समिट 2002 में हुई थी, और वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती थी। ठीक है, बढ़िया, ये 2023 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following is not a method of ex-situ conservation? तो ex-situ में क्रायो प्रेजर्वेशन आता है, ex-situ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है, माइक्रो प्रोपगेशन भी आता है। जो चीजें लैब में हो रही हैं वो सब ex-situ है, इन विट्रो वाली ex-situ है। पर नेशनल पार्क जो 90 है इंडिया में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, हॉटस्पॉट, ये सब इन सीटू है। तो कौन सा इसमें से ex-situ नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज को बचाना? बेटा जो एक्सटिंक्ट हो गई उसको क्यों बचाओगे? पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना? हाँ, क्योंकि हम उस ऑर्गेनिज्म को निकाल के कहीं नहीं लेके जाते। इन सीटू में हम उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम पूरा का पूरा हैबिटेट ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू कंजर्व हाई रिस्क स्पीशीज। देखो देखा जाए तो ये भी ठीक है, हाई रिस्क स्पीशीज के लिए जब बहुत ज्यादा हाई रिस्क है ना, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसके पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम उसे स्पेशल केयर में ले जाते हैं। तो हाई रिस्क के साथ हम जनरली ex-situ कंजर्वेशन करते हैं। सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप ex-situ में कंजर्व करेंगे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में 1992 में हुई थी, वो क्यों हुई थी?
है ना। CFC का यूज कम करने के लिए नहीं, ये किस लिए बेटा, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉल्यूशन के लिए ये नहीं है। CO2 एमिशन अगेन पॉल्यूशन के लिए ये नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थी कि उसको कंजर्व करो और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करो उसके बेनिफिट्स का। ये बिल्कुल ठीक है। फिर से आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी, है ना। फिर से आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। थ्रेट पोस्ट टू नेटिव स्पीशीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीशीज, मतलब ये तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात कर रहे हैं। और एलियन स्पीशीज इन्वेजन अकेले के लिए अर्थ सबमिट नहीं हुई थी, वो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये सबमिट की गई थी। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a method of in situ conservation? Not बताना है, not बताना है। Sacred grove तो होता है in situ, Biosphere Reserve भी होता है in situ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है इन सीटू, बॉटनिकल गार्डन्स जहां पर हम देश विदेश से ले लेकर प्लांट्स को रखते हैं, वहां पे हर्बेरियम चलता है, वहां पे पूरा स्टाफ है, वहां पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना, हम लेकर आए हैं, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, वो इन सीटू नहीं है। हमसे पूछ रहे कौन सा इन सीटू नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट किस में आता है, क्या वो एंडेमिक है, बिल्कुल सही बात है। आपकी डेफिनेशन जो कह रही है ना कि ऐसी स्पीशीज जो इसी एरिया में मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही है, उसकी डेफिनेशन ही एंडेमिक होती है। अगर वो बोलते ना खतरे में है, तो मैं वल्नरेबल या थ्रेटेंड के बारे में सोचती, या वो कहते ऐसी स्पीशीज है जो पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट करिए, तो मैं कीस्टोन के बारे में सोचती। लेकिन इन्होंने कहा ऐसी जो और कहीं नहीं मिल रही, वो डेफिनेशन ही एंडेमिक की है, और ऐसी एंडेमिक स्पीशीज आपको हॉटस्पॉट्स में मिलती है, और वेस्टर्न घाट भी हमारा एक हॉटस्पॉट है। तो आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन है एक्सेप्ट, मतलब आपको क्या बताना है, इन सीटू। अपने ब्रेन की वायरिंग ऐसे क्या करो बेटा, वरना वो सिली मिस्टेक करेगा, वो सिर्फ इस एक्स सीटू को पढ़ता रहेगा बार बार, उसे लगेगा एक्स सीटू बताना है, उसे एक्सेप्ट पढ़ाओ, कभी इसको सर्कल में मत करो, हमेशा इसको सर्कल में करो, और इसके जस्ट नीचे लिखो अच्छा वो मुझसे इन सीटू पूछना चाह रहा है। अब ऑप्शन में जाकर इन सीटू ढूंढना शुरू करो। सफारी पार्क तो एक्स सीटू होता है, ये हो नहीं सकता। सेक्रेड ग्रूव इन सीटू होता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बॉटनिकल गार्डन तो एक्स सीटू होता है, सीट बैंक भी एक्स सीटू होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी। ऐसे करो इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो, 2017 में आया था, अब आप नोटिस कर लो, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है तो किससे आ रहा है, इन सीटू एक्स सीटू से, या अर्थ और वर्ल्ड समिट से। नैरो और ब्रॉड यूटिलिटेरियन से बहुत कम क्वेश्चन आता है, पर आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। और उस टॉपिक में आपने क्या क्या देखा, या तो साइंटिस्ट, या वो ट्रॉपिकल के रीजन, मेजरली तो ये दोनों चीजें थी, और इविल क्वाड्रेट, तीन चीजों से क्वेश्चन आपने देखे थे, तो इन तीन को बार बार रिवाइज करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन, फिर से एक्स सीटू कंजर्वेशन पे आ गया। हॉटस्पॉट तो इन सीटू होते हैं, ये हो नहीं सकता। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट तो रेन फॉरेस्ट ही है, वो तो इन सीटू हो जाएगा। हिमालयन रीजन हॉटस्पॉट है, वो भी इन सीटू है। सफारी पार्क जहां पर आप गाड़ियां लेकर जा रहे हो, देख रहे हो आराम से, तो सफारी पार्क में आपने पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए तो रखे हुए हैं ना वहां पर एनिमल्स, तो वो क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ गया, हम उसे नेचुरल हैबिटेट से थोड़ा सा दूर लेकर आए हैं और कंजर्व भी कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैं भी प्रिजर्व बोल रही हूँ, बताओ। 2017 में एक और क्वेश्चन आया था, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, उसको बोलते हैं कोर जोन, उसको बोलते हैं कोर जोन। बायोडाइवर्सिटी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको 3 जोन्स में बांटा गया। सबसे अंदर वाला जोन होता है कोर, वहां पे ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं अलाउ होता। उसके बाद होता है बफर, बफर के बाद होता है ट्रांजिशन, ठीक है, बफर होता है, और बफर के बाद क्या होता है, ट्रांजिशन। बफर में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, ठीक है, और ट्रांजिशन में तो फिर ह्यूमंस आते ही हैं, ट्रांजिशन में तो ह्यूमन आते हैं। और सबसे अंदर होता है कोर, जिसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तो 34 है बेटा, पहले 25 थे, अब 9 और पता चल गए, तो 34 है। देखो मैं सही से लिख देती हूँ, A 17 है, B 25 है, C 34 है, और D 43 है। तो कितने हैं, 34। आंसर क्या हो जाएगा, C। इंडिया में कितने हैं, 3। वर्ल्ड में कितने हैं, 34। आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 2015, स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, जो और कहीं ना मिले, ये भी तो रिपीट ही हुआ था। एक स्पीशीज या कुछ स्पीशीज जो एक एरिया में मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। यही रिपीट हुआ है, यही घूम फिर के रिपीट होता है बेटा। इसमें से किस में आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, फिर से इन सीटू एक्स सीटू पे आ गया, मतलब इतने सालों में, पिछले 10 साल में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो या इन सीटू एक्स सीटू से मिल रहा है, अर्थ वर्ल्ड समिट से मिल रहा है, एंडेमिक स्पीशीज से मिल रहा है। तो अब देखते जाओ, इन सीटू में सीड बैंक आएगा, नहीं। इन सीटू में टिश्यू कल्चर आएगा, नहीं। इन सीटू में नेशनल पार्क आएगा, यस। एक्स सीटू में बॉटनिकल गार्डन आएगा, यस। इन सीटू में क्रायो प्रिजर्वेशन आएगा, नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर जो चीज आप उसी हैबिटेट पे प्रोटेक्ट कर रहे हो
कंजर्व कर रहे हो वो इन सीटू है, आप कहीं बाहर लेकर जा रहे हो तो एक्स सीटू है, सीड बैंक आपने बाहर बना रखे हैं, सीड्स को आप बाहर लेके जा रहे हो, टिश्यू कल्चर आप लैब में करते हो, एनवायरनमेंट में नहीं, नेशनल पार्क एक नेचुरल हैबिटेट में आप उसको कंजर्व कर रहे हो, वो बिल्कुल इन सीटू है, बॉटनिकल गार्डन आप देश विदेश से प्लांट लाए हो, वो एक्स सीटू है, क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको रखते हो, है ना, अमोनिया -196 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया में आप उसको रखते हो प्रिजर्व करने के लिए, तो वो भी तो लैब में हो रहा है ना, वो भी तो लैब में हो रहा है, तो ये भी एक्स सीटू है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, आप गैमेट्स का क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, उन्हें आप वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में रखते हो, तो ये इन सीटू है नहीं, इन सीटू है नहीं, इन सीटू है नहीं, ये एक्स सीटू है, बहुत एडवांस एक्स सीटू तरीका हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी। और आपने कंप्लीट कर लिए सारे पीवाईक्यूज, और इसके बाद तो मुझे लगता है एक बढ़िया सी समरी बन गई होगी कि अगर आप पहले टॉपिक से कुछ भी करने वाले हो तो आप क्या करना, सबसे पहले तो चारों साइंटिस्ट जिसमें डेविड टिलमैन, रिवेट, पोल एलरिच, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, रॉबर्ट ने, वो याद रखना, ठीक है। अगर मैं पीवाईक्यू 10 साल के पीवाईक्यू के बेसिस पे बताऊं तो मैं थोड़ा और कम कर देती हूँ। ईविल क्वाड्रेंट बिल्कुल भी मत छोड़ना, ईविल क्वाड्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, 2-3 बार रिपीट हो गया, और अगर आप पिछले साल के और देखते तो और रिपीट हो रहा होता, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईविल क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट आपको पता होने चाहिए, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ही कुछ 4 चीजें हैं। वैसे तो इसमें पाई चार्ट भी है, इसमें कौन ज्यादा कौन कम वो सब भी है, पर लास्ट 10 साल की बात करूं तो सिर्फ ये है। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें भर भर के क्वेश्चन इन सीटू एक्स सीटू पे, भर भर के, तो एक बार बस वो लिस्ट याद रख लेना कि कौन कौन से इन सीटू, कौन कौन से एक्स सीटू, बहुत सारे तो उसी पे हैं। उसके सिवा अगर क्वेश्चन आया है तो अर्थ और वर्ल्ड समिट पे आया है, और बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली आया है। तो अगर आप ये चीजें 4-5-6 चीजें याद कर सकते हैं, तो जैसे 2024 में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, तो आपके 20 नंबर बन जाते हैं बेटा, आपके 20 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं बेटा, 20 मार्क्स, विच इज अ बिग डील। आई होप आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। अगर आप चाहते हो हम ये सीरीज कंटिन्यू करें तो मुझे बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बेटा, आपको भी पता है। एंड दिस सीरीज इज रियली हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। अगर ये आप ढंग से पूरी तरीके से कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा ना पढ़े हुए भी आप क्वेश्चंस भी अगर याद कर लेंगे तो आप काफी स्कोर कर जाएंगे, आप इनफ अच्छा सा स्कोर कर जाएंगे, 300 पार भी कर सकते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो। इट्स अ वेरी हेल्पफुल सीरीज। मार्क्स कितने आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगला चैप्टर हम करेंगे अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।